बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 8 जो है वो स्टार्ट है और उसमें हमने नॉलेज 8.2 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज उसका हमने लेक्चर 2 डिस्कस करना है। बेसिकली इस नॉलेज में हमने 3 बल्कि 4 पैरामीटर्स हैं। बेसिकली लिखे तो 3 हैं, लेकिन एक चौथा पैरामीटर भी है। इनको आपस में रिलेट करना है, जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम है, और फोर्थ वन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं। इन चारों पैरामीटर्स के रिलेशंस के हवाले से हमारी डिस्कशन है इस नॉलेज के अंदर, जिसमें कुछ पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। जिसमें सबसे पहला जो SLO है उसे हमने अंडरस्टैंड किया था, जिसमें हमने किया क्या था, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन डिस्कस किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसको हमने आइसोकोरिक प्रोसेस का नाम दिया। फिर हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन रिलेशन ड्राइव किया एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे आप आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हो। और ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा चार्ल्स लॉ ओबे होता है। और फिर फाइनली हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बिटवीन रिलेशन डिस्कस किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रोसेस होता है उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम देते हैं, और इसमें हमारा बॉयल्स लॉ ओबे होता है। तो ये 3 लॉज हमने यहाँ पे 3 बातों को हमने डिस्कस कर लिया था। अब फोर्थ वन जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो क्या है, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसकी तरफ हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो SLO नंबर 2 है, जो SLO नंबर 10 है, इसमें हमने क्या करना था, यूज द इक्वेशन इंक्लूडिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखानी थी प्रेशर और वॉल्यूम के बिटवीन, यानी एक PV ग्राफ प्लॉट करना था एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, और इसको आप आइसोथर्म का नाम भी देते हो ग्राफ को। और बेसिकली जितने भी पीछे हमने 2 से 3 रिलेशंस की बात की, इन तीनों रिलेशंस के लिए हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अंडरस्टैंड कर ली थी, और ये वाला हमारा SLO भी उसके अंदर कवर हो गया। अब जो नेक्स्ट SLO आज जो डिस्कशन होगी उसमें क्या है उसमें हमने अप्लाई द इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसमें हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट को अप्लाई करना है आइडियल गैस के लिए। ऐसी इक्वेशन जो किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए है, जिसे हम लिखते हैं PV = nRT। हमने भी इस इक्वेशन को डिस्कस करना है और उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए अप्लाई करना है। और फोर्थ वन जो यहां पे SLO है, इसमें हमारे पास अच्छा इस रिलेशन, इस इक्वेशन से हमने PV = nKT तक जाना है। PV = nRT से हम PV = nKT तक जाएंगे। वो जब हम SLO डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीजें कवर हो जाएंगी। और लास्ट वन जो SLO है उसमें हम क्या करने वाले हैं, स्टेट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये जो K है ना, K, इसे हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। हमने इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को स्टेट करना है इन टर्म्स ऑफ R एंड Na। R यहां पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और Na यहां पे एवोगैड्रोस नंबर है। तो K को हमने R और एवोगैड्रोस नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और उसको स्टेट कर देना है। इसका थोड़ा मकसद भी डिस्कस कर लेंगे कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा रिलेशन डिस्कस होने वाला है, पहले हम डिस्कशन करेंगे रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो तब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बिटवीन एक रिलेशन बनता है, और इस रिलेशन को हम एवोगैड्रोस लॉ का नाम देते हैं। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि हमारे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम
temperature and pressure contains an equal number of molecules। क्या मतलब है? अगर प्रेशर और टेम्परेचर को हम फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, हमारे पास अगर नंबर ऑफ गैसेज हैं, सबका टेम्परेचर सेम है, सबका प्रेशर भी सेम है, तो उस केस में हमारे पास अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे तो उनका वॉल्यूम भी इक्वल होगा। तो इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर मोल्स, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा एवोगैड्रोस लॉ है। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब ये दो पैरामीटर प्रेशर और टेम्परेचर अगर ये फिक्स कर दिए जाएं तो उस केस में अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। जिस रेशो से आप नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाओगे उसी रेशो से जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है वो भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बिटवीन एक डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द गैस। और हमने लास्ट टाइम ये डिस्कशन की थी कि अगर दो पैरामीटर आपस में डायरेक्ट रिलेशन में हों तो उनकी जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इसलिए फिर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स की जो रेशो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन उस वक्त जब प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ अ गैस आर टेकन कांस्टेंट, अगर उसे हम सेम लें तब हमारे पास ये इन दोनों की रेशो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, इसमें जो हमारे पास स्मॉल एन है जिसे मैं नंबर ऑफ मोल्स का नाम दे रहा हूं, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? इसको दो तरीकों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद का पता हो, गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद का पता हो, तो फिर हम इस रिलेशन को यूज करते हैं कि जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ डिवाइड कर देते हैं। एन ए यहां पे एवोगैड्रोस नंबर है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.0 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर है। ये इसके इक्विवेलेंट हमारे ये पार्टिकल्स की तादाद को ज़ाहिर कर रहा होता है। यानी इतने पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स एटम्स भी कहे जा सकते हैं, उनको मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, उनको आप आइंस की फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हो। खैर, ये मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना हो, लेकिन शर्त है कि आपको एक गिवन जो भी गैस है उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद का पता हो, उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो। या फिर एक और भी तरीका है कि आप क्या करें कि अगर हमें गैस की मैस गिवन है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म की बजाय अगर हमें मैस ऑफ गैस गिवन है, तो उस गिवन मैस ऑफ गैस को आप मोलर मैस के साथ डिवाइड कर दें, तो फिर भी हमारे पास ये क्या बन जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ रहेगी। तो नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूल्स की तादाद से भी कैलकुलेट किया जा सकता है या मैस ऑफ गैस से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम आते हैं कि ये तो हमने रिलेशन पढ़ लिया जिसे हमने एवोगैड्रोस लॉ का नाम दिया। अब हमारे पास तीन रिलेशंस आ गए। पहले वाले रिलेशन में अगर बात करें तो हमने कहा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर प्रोवाइडेड पी कांस्टेंट, पी मीन प्रेशर कांस्टेंट, और ये हमारा चार्ल्स लॉ है। और दूसरा लॉ हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर प्रोवाइडेड टेम्परेचर कांस्टेंट। अच्छा, इसमें टेम्परेचर अकेला नहीं बल्कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ये दोनों चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। और ऊपर वाले फैक्टर में भी वहां पे सिर्फ प्रेशर नहीं है, प्रेशर के साथ नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ईच लॉ में दो पैरामीटर फिक्स लिए जा रहे हैं और दो पैरामीटर्स का आपस में रिलेशन बनाया जा रहा है। टोटल हमारे 4 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। उनमें से एक वक्त में अगर हमने दो पैरामीटर्स को आपस में रिलेट करना है तो वहां पे बाकी जो दो हैं उनको हम फिक्स लेंगे, कांस्टेंट के तौर पर कंसिडर करेंगे। जैसे कि बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ में आपने देख लिया कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स किया है और बॉयज लॉ में हमने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को जो है यहां पे कांस्टेंट लिया है। और एवोगैड्रोस लॉ की अगर बात करें तो उसमें आपने ये कहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स of the gas provided P and T pressure and temperature
आर कांस्टेंट, अगर इन्हें आप कांस्टेंट ले लें तो फिर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का आपस में जो रिलेशन बनेगा वो डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। तो ये हमारे पास तीन लॉज आ गए। अब अगर हमने कोई ऐसा अब रिलेशन बनाने वाले हैं जिसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट का नाम देने वाले हैं, जिसे आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, जो गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। तो हमने गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक जनरल इक्वेशन बिल्डअप करना है। तो उसमें हमें ये तीनों जो लॉज हैं, इन तीनों लॉज को हम यहां पे कंबाइन करेंगे और इस तरह से चारों पैरामीटर्स इसके अंदर जो है वो आ जाएंगे। तो यहां पे इन तीनों को अगर कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी ओवर पी। ये तीनों लॉज को मैंने कंबाइन कर दिया और अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको जब खत्म करेंगे तो हमें यहां पे कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा और यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो हमारा आर है, जिसे हम आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कह देते हैं। और इसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है, या इसको आप लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन के यूनिट्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन अगर इन यूनिट्स में एक्सप्रेस करोगे तो ये 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन होगी। इसमें L रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम इन लीटर और ATM जो है रिप्रेजेंट प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, लेकिन SI यूनिट जो है वो जूल पर मोल पर केल्विन है। SI यूनिट्स में हमारे पास जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है वो यहां पे लिखी हुई है, उसको मैंने सर्कल भी कर दिया है। खैर, इस तरह से अब एक इक्वेशन बन गई है जिसे हम PV = nRT पढ़ते हैं और इसी को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट का नाम देते हैं, या इसे आप आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हो। ये ऐसी इक्वेशन है जो रियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है अंडर सर्टेन कंडीशंस। और वो सर्टेन कंडीशन कौन सी है? लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे हमारी जो रियल गैस है उसका बिहेवियर एक आइडियल गैस वाला बन जाता है और ये इक्वेशन आइडियल गैस के लिए है। तो इसका मतलब फिर ये हमारी जो इक्वेशन है ये एक रियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाएगी, क्योंकि उस वक्त वो एक आइडियल गैस को अप्रोच करेगी। लेकिन अगर आप हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे बात करते हो तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो रियल गैस है उसका बिहेवियर आइडियल गैस से डेविएट करेगा और फिर हम इस इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। खैर, ये आपने जो इक्वेशन निकाली है, जो इसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट का नाम दे रहे हैं, इसको हम एक और फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब वो फॉर्म कैसे ड्राइव की जाएगी? एक तो बना ली हमने PV = nRT, ये फॉर्म बन गई। अब इसको हमने एक और फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, PV = nKT। तो K की फॉर्म में इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हम इस तरफ आने वाले हैं। इसमें हमने बात की थी N जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है और नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूल्स की तादाद से कैलकुलेट करना हो तो क्या करते हैं, जो भी गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें। जब एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेंगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स। तो अब अगर मैं n स्मॉल n की जगह पे ये कैपिटल N ओवर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दूं तो फिर ये इक्वेशन की क्या शक्ल बनती है वो अभी हम देख लेते हैं। PV = स्मॉल n को रिप्लेस करने वाला हूं n ओवर NA और साथ हम लिखने वाले हैं RT को एज इट इज लिख दिया मैंने। इसको थोड़ा मैं रीअरेंज करता हूं। इसमें जो n है इसको मैं अलग लिख रहा हूं और R और NA को एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं और बाकी जो है वो यहां पे T एज इट इज आ गया। अब जो R ओवर NA है जिसको यहां पे लिखा हुआ है ये हमारा K के बराबर है और K को हम क्या नाम देते हैं? इट इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इसकी एक डेफिनेशन भी हम बना लेते हैं कि चूंकि इसमें आप R को Na से डिवाइड कर रहे हो तो Na जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी जाहिर करता है इन 1 मोल। तो फिर मैं इसको अगर डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करेंगे? गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। तो इसको मैंने लिख भी दिया है
कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। तो ये एक फिक्स पैरामीटर हो गया, लेकिन ये एक बहुत ही फंडामेंटल कांस्टेंट है जो करता क्या है कि गैस के टेम्परेचर को गैस की काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करता है। गैस के टेम्परेचर को गैस की काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करने वाला पैरामीटर हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और आप जानते हो जब आप टेम्परेचर को देखते हो तो आप कहते हो इट इज अ मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, और काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो ये हमारा एक माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इट प्रोवाइड्स अ ब्रिज, ये एक ब्रिज प्रोवाइड करता है बिटवीन द मैक्रोस्कोपिक स्केल यानी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्रोस्कोपिक स्केल टेम्परेचर के साथ इसको रिलेट करता है। तो माइक्रोस्कोपिक स्केल को मैक्रोस्कोपिक स्केल के साथ रिलेट करने वाला जो पैरामीटर है, एक ब्रिज का जो काम करने वाला पैरामीटर है, वो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको के बराबर लूं, जो ब्रैकेट वाली चीज है, तो फिर ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एन और साथ आ जाएगा के और साथ आ गया टी, तो पी वी इज इक्वल टू एन के टी। ये हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट को या आइडियल गैस को एक और शक्ल में लिख लिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया कि अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता हो, टेम्परेचर का पता हो और वॉल्यूम का पता हो तो इजीली प्रेशर को कैलकुलेट किया जा सकता है। बल्कि इसमें से कोई सा एक अननोन हो और बाकी नोन हो तो आप इस इक्वेशन को अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम एक दो न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो पहली जो एग्जांपल 8.1 है, इसमें क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ऑक्युपाइड बाय 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 10 ग्राम ऑक्सीजन ने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, हमने उस वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। तो मैस ऑफ गैस जो कि ऑक्सीजन गैस है वो हमें दे दिए 10 ग्राम है, और आगे हमें क्या गिवन है, एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm, यानी जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर है। तो प्रेशर की वैल्यू भी हमें दे दी है, मैस की वैल्यू भी गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, तो टेम्परेचर की वैल्यू भी यहां पे लिखी हुई है 300 केल्विन। और जो ऑक्सीजन की मोलर मैस है, आपको पता है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, वैसे इसका जो एटॉमिक वेट है वो 16 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसका जो वेट होगा उसको अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर दो तो वो आपकी मोलर मैस है। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 32 बनेगा, तो उसी को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया तो दैट विल बी अ मोलर मैस। तो मोलर मैस हमारे पास 32 ग्राम पर मोल आ गई, तो वो भी हमें यहां पे बता दी है। अच्छा, इसके अलावा जो चूंकि हमने वॉल्यूम निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। अच्छा, इसमें जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है वो लीटर एटमॉस्फेयर में लिखी गई है, क्योंकि हमें प्रेशर भी एटीएम में गिवन है और हमने वॉल्यूम भी अगर लीटर में कैलकुलेट करना है तो फिर हम ये आर की वैल्यू इस यूनिट्स में यूज करेंगे। लेकिन अगर प्रेशर हमारे पास पास्कल में हो और वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में हो तो फिर डेफिनेटली हम आर की जो वैल्यू है वो एसआई यूनिट्स में यूज करेंगे। तो फिलहाल चूंकि हमें प्रेशर एटीएम में गिवन है और वॉल्यूम लीटर में कैलकुलेट करना है, तो इसी वजह से मैं आर की वैल्यू जो लीटर और एटमॉस्फेयर की फॉर्म में लिखी हुई है उसको यूज करने वाला हूं। खैर, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, P इज इक्वल टू nRT, और यहां से वॉल्यूम को कैलकुलेट करना हो तो nRT ओवर P। इसमें अब देख लो कि हमें क्या चीज जो है वो यहां पे अननोन है। टेम्परेचर हमें पता है, प्रेशर भी हमें 1 atm गिवन है, और R चुके गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी पता है। पीछे रह गया N जो कि नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकती हैं, क्योंकि हमें यहां पे इसकी मोलर मैस बता दी है
और जो गिवन मैस है वो भी बता दिए। तो आप आसानी से यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, गिवन मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर दो, तो जो गिवन मैस है वो हमारी 10 ग्राम है और जो मोलर मैस है वो 32 ग्राम पर मोल है। तो आप डिवीजन करके नंबर ऑफ मोल्स को इजीली बना सकते हो और वो यहां पे बन रहे हैं 0.3125 मोल। अब आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर यूज कर लें, बाकी सारे पैरामीटर तो गिवन है, तो n की जगह पे 0.3125 मोल लिख दिया और r को जो है 0.0821 लिख दिया है और T कैपिटल T जो टेम्परेचर केल्विन में है वो एज इट इज यहां पे लिख दिया और प्रेशर 1 atm पुट कर दिया। हमारे पास वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो यूनिट ऑफ लीटर्स में कैलकुलेट हो जाएगी 7.69 लीटर्स। तो ये आपने देखा कि हमने वॉल्यूम को किस तरह से कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही एक और न्यूमेरिकल भी चेक कर लेते हैं। उसमें क्या है बेटा, ए कंटेनर होल्ड्स 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 350 केल्विन। तो यहां पे एक तो हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 3 मोल है और दूसरा हमें टेम्परेचर भी पता है, टेम्परेचर की वैल्यू भी लिख लेते हैं, ये हमारे पास 350 केल्विन है। इसके अलावा क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज 0.05 क्यूबिक मीटर। अब ये जो वैल्यू लिखी है वो क्यूबिक मीटर में है, यानी एसआई यूनिट्स में वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है, तो इसलिए हम आर की जो वैल्यू है वो भी एसआई यूनिट्स वाली ही यूज करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी है, 0.05 क्यूबिक मीटर। इसके अलावा और क्या गिवन है, हमने आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करना है और के की वैल्यू हमें बता दी है, ये हमें याद करना पड़ेगी। इसको हम याद करेंगे तो के की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1.38 इंटू 10 की पावर 20-23 जूल पर केल्विन है और एन यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर ऑफ द गैस। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो अभी हमें जो गिवन पैरामीटर्स हैं वो भी लिख दी यहां पे और गैस कांस्टेंट की वैल्यू इधर लिखी भी होगी, ये टेम्परेचर भी गिवन है, वॉल्यूम भी हमें बता दिया है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहां पे गिवन है और याद भी करनी पड़ेगी और एवोगाड्रो नंबर की हमें जरूरत पड़ेगी, वो भी लिख दी यहां पे और प्रेशर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ। अच्छा, अब ये प्रेशर निकालने के लिए इसको तो अभी फिलहाल अभी छोड़ दें, हमें प्रेशर निकालना है। अब चूंकि इसमें के गिवन है तो के वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, तो पी वी इक्वल टू एन के टी लिख दिया और इधर से प्रेशर हमारे पास बनेगा के एन टी ओवर वी। इसमें अब देखो कि क्या चीज, के हमें पता है कांस्टेंट है और टी हमें 350 केल्विन गिवन है और वॉल्यूम भी बता दिया है, हमें यहां पे एन का नहीं पता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए, तब आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हो। तो उसको निकालने के लिए हम मोल्स का फार्मूला यूज करेंगे। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किसके बराबर होते हैं, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने यहां पे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है और यहां से आप आसानी से कैपिटल एन की वैल्यू निकालना चाहो तो वो बनेगी एन इंटू एन ए। नंबर ऑफ मोल्स को आपने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यही काम यहां पे किया है, एन के लिए फॉर्मूला बनाया हुआ है, इसमें आपने नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू आ गई। अब आप वापस उसी फार्मूले पे आओ, ये हमारा मेन फार्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, के की जगह पे 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन पुट कर देंगे और जो हमारे पास इसमें जो वैल्यू कैलकुलेट की है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो वैल्यू के जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो पुट करेंगे, पी ये फॉर्मूला बनेगा पी इज इक्वल टू
P इज इक्वल टू एन के टी ओवर वी, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें K की वैल्यू पुट कर दी, N की वैल्यू जो ऊपर निकाली है अभी उसको पुट किया, और ऐसे टेम्परेचर की वैल्यू 350 पुट की है, और वॉल्यूम हमें गिवन है 0.05। तो ये सारा डाटा हम यूज करेंगे। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो K पर K है और ये K ये कैंसिल हो जाएंगे, और इसके अलावा इधर जौल बच जाएगा और नीचे मीटर क्यूब बच जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू बनेगी वो हमारे पास जौल पर मीटर क्यूब में बनेगी 174,758.28 जौल पर मीटर क्यूब। और अगर मैं जौल को देखूं तो ये होता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर लिखना है इसको। जी, इसको न्यूटन इंटू मीटर लिखा जा सकता है। इस तरह से अगर मैं जौल पर मीटर क्यूब को निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगा, जौल की जगह पे न्यूटन इंटू मीटर लिखेंगे और नीचे मीटर क्यूब आ गया। तो ये अगर आप कैंसिल करोगे तो ये बचेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि पास्कल के बराबर है। ये हमारे पास पास्कल के इक्वल है। तो इसलिए फिर आप यहां पे ये जो यूनिट जौल पर मीटर क्यूब है इसको रिप्लेस कर सकते हो किसके साथ, पास्कल के साथ। तो ये आपने दो न्यूमेरिकल भी कर लिए रिलेटेड टू आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो टू फाइंड द अननोन पैरामीटर। सम डाटा हमें गिवन होगा और कोई एक आध अननोन होगा, उसे आप इजीली यूज करके डाटा को आप अननोन को कैलकुलेट कर लोगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच।